नमस्कार दोस्तों। पेटन इन्फोसिस पे हिंदी व्याकरण के अगले टॉपिक के रूप में समास विषय बिंदु लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आपका अपना दोस्त, आपका अपना अध्यापक। नाम है जीके। ठीक है, आगे चले। हमारा आज का टॉपिक है समास। समास शब्द का अर्थ क्या है? तो सबसे पहले बात करते हैं कि समास का अर्थ होता है चीजों को, शब्दों को, वाक्यों को, वाक्यांशों को छोटा करना। यानी दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या संयोग को समास कहते हैं। तो छोटा कब होगा? जब दो शब्द आपस में मिल जाएंगे, यानी दो से एक हो जाएंगे तो शब्द छोटा हो जाएगा। लेकिन समास और संधि में थोड़ा सा फर्क होता है। समास के मेल में क्या होता है? समास में जब शब्द मिलते हैं तो इसमें विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। इसमें भाषा छोटी हो जाती है, भाषा की संक्षिप्तता हो जाती है, और समास इसके मुख्य सहायक होते हैं। समास के द्वारा संक्षेप में कम से कम शब्दों द्वारा बड़ी से बड़ी और पूरी बात कही जा सकती है। समास का उद्भव ही समान अर्थ को कम से कम शब्दों में व्यक्त करने की प्रवृत्ति होती है। जैसे दिन और रात तीन शब्द हैं। तीन शब्दों के प्रयोग के स्थान पर हम क्या करते हैं? दिन और रात, और को हटाकर बीच में एक चिन्ह लगा देते हैं, तो एक समस्त पद एक शब्द बन जाता है, दिन रात। इस प्रकार दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से विभक्ति चिन्हों के लोप के कारण जो नया शब्द बनता है उसे समासिक पद या समस्त पद कहते हैं। तो इनका संबंध व्यक्त करने वाले चिन्हों आदि के साथ प्रकट करने या लिखने की रीति को विग्रह कहते हैं। यानी इनको पुराने स्वरूप में लिखने को विग्रह कहते हैं। जैसे दिन और रात और लगाकर लिखेंगे तो समास का विग्रह हो जाएगा, और बिना और लिखे हम दिन रात लिख देंगे तो उसको कहेंगे समास, सामासिक शब्द या समस्त पद। उदाहरण है धन संपन्न। धन संपन्न का अगर हम समास विग्रह यानी उसको पूरा उसके पुराने स्वरूप में देखें तो इसका शब्द बनता है धन से संपन्न। तो यदि इसका समस्त पद बनाएंगे, समास युक्त शब्द बनाएंगे, तो इससे जो चिन्ह है, कारक चिन्ह, उसका लोप हो जाएगा। जैसे कि रसोई घर, यानी इसका अर्थ होता है रसोई के लिए घर। जहां हमें ये बताना हो कि रसोई के लिए घर है तो वहां हम कह सकते हैं रसोई घर है। तो समस्त पद में मुख्यतः क्या होते हैं? दो पद होते हैं। एक पूर्व पद यानी जो पहले आता है, और एक होता है उत्तर पद यानी जो बाद में आता है। तो समस्त पद जैसे है पूजा, घर, तो इसमें जो पहले आ रहा है पूजा वो क्या है? पूर्व पद है, और घर यानी कि उत्तर पद यानी जो बाद में आ रहा है। तो इसका समास विग्रह है, क्या करेंगे? कारक चिन्ह लगा देंगे, तो पूजा के लिए घर हो जाएगा। जैसे माता पिता, तो पूर्व पद माता हो गया, उत्तर पद पिता हो गया, और बीच में और कारक चिन्ह लग जाएगा। नवरत्न, नव रत्न, तो नव पूर्व पद है, उत्तर पद रत्न है, तो नौ रत्नों का समूह इसका समास विग्रह हो जाएगा। कुछ तो हमें ध्यान रखने हैं समस्त पदों का। समस्त पदों को हमें कुछ शब्द को विशेष तौर से ध्यान में रखने हैं, और कुछ हमें समास का विग्रह जो होता है वो हमेशा ध्यान में रखना है कि कौन से समस्त पद का विग्रह क्या बनेगा, क्योंकि उसी के आधार पर हम ये प्रश्न का समाधान कर पाएंगे कि किस समस्त पद में कौन सा कारक छिपा हुआ है, या किस समास विग्रह में कौन से कारक का लोप होगा। जैसे कि हस्तगत है, तो हस्तगत में हस्त पूर्व पद है, उत्तर पद है गत, यानी हस्त में गत, हाथ में गया हुआ, हस्त में गया हुआ। उसके बाद बात करते हैं आगे समास के भेदों की। तो समास के मुख्यतः चार भेद होते हैं, जिसमें दो शब्दों में समास होता है। जिन दो शब्दों में समास होता है उनकी प्रधानता यानी उनके अर्थ का मुख्य होना, या अप्रधानता यानी उनके अर्थ का अप्रधान होना के आधार पर ये चार भेद किए जाते हैं। जिस समास में पहला शब्द प्राय प्रधान होता है, यानी कि जिस समास में पहला शब्द प्रधान हो, जिसका अर्थ प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं वह द्वंद्व कहलाता है।
उसके बाद बात करते हैं चौथे की, जिसमें कोई भी प्रधान नहीं होता यानी कोई और ही अर्थ निकलता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। तत्पुरुष के पुनः दो अतिरिक्त लेकिन दो स्वतंत्र भेद स्वीकार किए गए हैं। ये हैं कर्मधारय समास और द्विगु समास। इनकी भी आगे पूरी तरह से हम चर्चा करेंगे विस्तार से, लेकिन 6 भेदों को हमें पढ़ना है। 4 तो मुख्य भेद हैं ही शब्दों के प्रधान होने के आधार पर, और 2 हैं तत्पुरुष समास के उपभेद, जिनको हम कर्मधारय समास और द्विगु समास कहते हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर हम 6 समास पढ़ने वाले हैं आज के आज एक ही क्लास में। संपूर्ण समास का टॉपिक आज आपको क्लियर कर दिया जाएगा। समस्त जितने भी पद इनके बनेंगे उसके उदाहरण भी हम मुख्य तौर पर सभी के देखेंगे, और इनके नियम क्या होते हैं वो भी हम आपको बताने वाले हैं। इसलिए आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को पूरा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि जो ऑथेंटिक किताबें आप यहाँ पढ़ेंगे वहीं से प्रश्न आपकी परीक्षा में पढ़ने वाले हैं। हिंदी में व्याकरण में इस किताब से बहुत ही ज्यादा प्रश्न पढ़ते हैं, पीछे आए हुए भी हैं, रीट में मेंस में भी आए हैं, रीट प्री में भी आते हैं, एलडीसी की परीक्षाओं में भी आते हैं, एसआई की परीक्षाओं में भी आते हैं। इसलिए इस चैनल को आप बिल्कुल ना छोड़ें। तो आइए बात करते हैं पहले समास की, जो है हमारा अव्ययी भाव समास। इस समास में परिवर्तनशीलता का भाव होता है और उस अव्यय पद का लिंग वचन कारक के रूप से नहीं बदलता, तो सदैव एक जैसा रहता है। यानी पहला पद यानी पूर्व पद हमें देखना है ध्यान से। ये जो पूर्व पद है वो लिंग वचन कारक के अनुसार नहीं बदलेगा, एज इट इज हर जगह आ जाएगा, जैसे कि उदाहरण दिया हुआ है। यानी अव्ययी भाव में पहला शब्द क्या होता है? अव्यय शब्द होता है। तो अव्यय शब्द हम देखेंगे, इसमें समस्त पद देखते हैं, उसी से हमें पता चलेगा कौन कौन से अव्यय इसमें प्रयुक्त किए जाते हैं। तो सबसे पहला समस्त पद है यथाशक्ति। यथा जो शब्द है वो एक अव्यय है, यथा शक्ति के साथ भी आ रहा है, यथा समय के साथ भी आ रहा है, जैसे प्रति है क्षण के साथ आ रहा है, यथा जो है संभव के साथ भी आ रहा है। आप उदाहरण देखते जाइए। आ जो है आ अव्यय है, जीवन के साथ आ गया। भर अव्यय बताया जाएगा, यानी उपसर्ग या प्रत्यय उपसर्ग जोड़ दिए गए हैं शुरू में, तो उनको भी आप देख लें। प्रति है, यथा है, आ है, भर है, आ, फिर बे। इस तरह के शब्दों से क्या होता है कि जो शब्दांश होंगे पूर्व पद के रूप में उनमें कोई विकार नहीं आएगा। इनको अदृश्य तौर पर आप अव्यय कह सकते हैं। या तो अव्यय खुद आ जाएगा या ऐसा कोई उपसर्ग आ जाएगा जो कि अपने आप में अव्यय के रूप में ही काम में आते हैं। अब इनका विग्रह करते हैं। तो यथा का अर्थ होता है अनुसार, तो यथा शक्ति का मतलब हो जाएगा शक्ति के अनुसार। यथा समय का अर्थ हो जाएगा समय के अनुसार। तो देखिए समस्त पद में और समास विग्रह में अंतर है, कहीं विभक्ति का लोप हुआ है और ये आप देख सकते हैं। इसी को हमें ध्यान में रखना है कि यथा समय का मतलब है समय के अनुसार। जहां प्रति लग जाए वहां हमें यूज करना है शब्द हर का, जैसे प्रति क्षण का मतलब है हर क्षण। यथा संभव, यथा का अर्थ अनुसार के लिए भी आया है और यथा का जैसा के लिए भी। जैसा और अनुसार एक जैसी अर्थ देते हैं हमें। तो यथा संभव का अर्थ हो जाएगा जैसा संभव हो। आजीवन का मतलब संपूर्ण जीवन या जीवन भर। भर पेट का मतलब पेट भरकर। आजन्म का मतलब जन्म से लेकर। तो जैसा शब्द है वैसा ही इस अव्यय का अर्थ लगाया जाएगा। आमरण मरण तक, प्रतिदिन हर दिन या प्रत्येक दिन, बेखबर बिना खबर। अपवाद भी हैं। हिंदी के कई ऐसे समस्त पद हैं जिनमें कोई अव्यय शब्द नहीं होता है परंतु समस्त पद अव्यय की तरह ही प्रयुक्त होता है, वहां भी अव्ययी भाव समास माना जाता है। तो ये दो शब्द जो है ये अपवाद स्वरूप अव्ययी भाव समास में ही काउंट किए जाएंगे। इनको आप याद कर लीजिए। घर घर, घर और घर नहीं होगा, जैसे माता पिता होता है वैसे घर घर में अव्ययी भाव समास होगा, लेकिन माता पिता में द्वंद्व समास होता है। तो घर का मतलब है घर, घर का मतलब है घर के बाद घर, रातों रात का मतलब है रात ही रात में। तो इनका समस्त पद और समास विग्रह दोनों याद कीजिए। ये अव्ययी भाव समास का हिस्सा है, उदाहरण है।
उसके बाद बात आती है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की शर्त यह है कि इसमें पहला पद गौण होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, यानी इसमें किस विभक्ति का कौन सा समस्त पद है ये हमें ध्यान रखना है। कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर बाकी सब का क्या हो जाता है, विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। इसलिए 6 कारकों के आधार पर इस अकेले समास के 6 भेद होते हैं। किस समास के होते हैं? तत्पुरुष समास के 6 भेद अलग से हमें समास कारकों की विभक्ति के अनुसार हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहला तत्पुरुष आता है कर्म का, और कर्म का चिन्ह कारक चिन्ह होता है को, यानी इसका विभक्ति चिन्ह होता है को। इस को का विलोप होने पर समस्त पद जो बनेगा उसमें तत्पुरुष समास कौन सा होगा? कर्म तत्पुरुष। जितने कारक हैं 6, उन 6 कारकों के वैसे तो 8 होते हैं, लेकिन 2 का विभक्ति लोप नहीं होता है, बाकी सबका विभक्ति लोप हो जाता है, इसलिए समस्त पद बन जाते हैं। तो सबसे पहला कर्म तत्पुरुष होगा, को इसका विभक्ति कारक है, इसका लोप हो जाएगा, तो यहाँ तत्पुरुष समास कर्म तत्पुरुष बनेगा। समस्त पद होता है, इसका पहला उदाहरण है ग्राम गत, यानी ग्राम को गया हुआ, ग्राम को गत। पद प्राप्ति यानी पद को प्राप्त। सर्व प्रिय का मतलब है सर्व को प्रिय। ये याद रखने, 1-2 बार 3 बार आप पढ़ेंगे तो ये समस्त पद भी आपको याद हो जाएंगे। और समास विग्रह यदि आपको ढंग से दिमाग में बैठ जाता है किसी भी समस्त पद का, तो आपका समास का कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो सकता। यश प्राप्त का मतलब है यश को प्राप्त। अगला उदाहरण शरणागत, शरण को आगत, आया हुआ। सर्वप्रिय, सर्व को प्रिय या सभी को प्रिय। दूसरा तत्पुरुष है करण तत्पुरुष। से चिन्ह का लोप हो जाता है, जैसे भावपूर्ण, भाव से पूर्ण, बाण आहत, बाण से आहत, हस्तलिखित, हस्त से लिखित, बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित। उसके बाद तीसरा आता है संप्रदान तत्पुरुष। के लिए चिन्ह का लोप इसमें हो जाता है, जैसे गुरु दक्षिणा, जहां दान का अर्थ आता है वहां संप्रदान आएगा, और दान के अर्थ में के लिए का प्रयोग करेंगे। जैसे गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, राह खर्च, राह के लिए खर्च, बाल अमृत, बालकों के लिए अमृत, बालामृत, युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, विद्यालय, विद्यालय, विद्या के लिए आलय। उसके बाद अपादान तत्पुरुष, यानी से या पृथक या अलग होने के लिए जो चिन्ह है उसका लोप इसमें हो जाता है, से का लोप हो जाएगा। जैसे देश निकाला, देश से निकाला, बंधन मुक्त यानी बंधन से मुक्त, पथ भ्रष्ट यानी पथ से भ्रष्ट, ऋण मुक्त यानी ऋण से मुक्त। उसके बाद बात आती है 5वां तत्पुरुष संबंध का, यानी का, के, की इसके कारक चिन्ह होते हैं, इन चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे गंगा जल यानी गंगा का जल, नगर सेठ का मतलब है नगर का सेठ, राजमाता मतलब राज की माता, जल धारा यानी जल की धारा, मत दाता यानी मत का दाता। तो यहाँ का, के, की का लोप हो जाएगा और समस्त पद में तत्पुरुष संबंध होगा। अधिकरण यानी मैं और पर, इन चिन्हों का लोप होगा। जलमग्न, जल में मग्न, आप बीती, आप पर बीती, सिर दर्द, सिर में दर्द, घुड़सवार, घोड़े पर सवार। तो दोस्तों मेरा कहने का अर्थ यही है कि तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है। जो भी समास का विग्रह करेंगे उसमें कारक चिन्ह आएंगे। यदि उन चिन्हों का लोप हो जाता है तो जिस चिन्ह का लोप हो रहा है उसी से संबंधित कारक वाला तत्पुरुष समास होगा। उसके बाद बात आती है कर्मधारय। इस समास का पहला और दूसरा पद क्या होता है? विशेषण होगा। इन दोनों के बीच में पहला और दूसरा पद विशेषण नहीं होगा, इनमें संबंध विशेषण और विशेष्य का होगा। यानी एक शब्द जिसकी विशेषता बताई जाएगी और दूसरा शब्द ऐसा होगा जिसके द्वारा विशेषता बताई गई या जो विशेषता होगा, या उपमान और उपमेय का। ठीक है, देख लेते हैं इसके समस्त पद कैसे बनेंगे। जैसे विशेषण और विशेष्य क्या है? महापुरुष, तो महा क्या है? विशेषण है, और विशेष्य यानी पुरुष, तो पुरुष की विशेषता क्या है? महान है। पीतांबर, पीत और अंबर, अंबर की विशेषता पीत यानी पीला होना। प्राण प्रिय, प्रिय है और क्या है? प्राण, प्राणों को जो प्रिय है।
उपमेय और उपमान का संबंध इसमें, ये तो हो गया विशेषण और विशेष्य। अब ये है उपमेय, यानी एक तो किसी की उपमा की जाए, और उपमान का मतलब वो शब्द जिसके द्वारा हम बताते हैं कि ये इसके समान लग रहा है। चंद्र वदन यानी चंद्र के समान वदन। कमल नयन, तो नयन क्या है, कमल के समान। विद्या धन, विद्याधन विद्या के समान धन या विद्या रूपी धन, यानी एक को दूसरे का रूप बता दिया जा रहा है, उपमेय का उपमान दिया जाएगा। विग्रह है, जैसे महापुरुष का विग्रह हो जाता है महान है जो पुरुष। पीतांबर का विग्रह होगा पीला है जो अंबर। प्राण प्रिय का अर्थ होगा प्रिय है जो प्राणों को। चंद्र वदन यानी चंद्रमा के समान वदन, वदन का अर्थ होता है मुख, मुख। कमल नयन, कमल के समान नयन। विद्याधन विद्यारूपी धन। भव सागर यानी भव रूपी सागर। मृग नयनी, मृग के समान नेत्र वाली। उसके बाद बात करते हैं चौथे समास की, द्विगु समास। इस समास का पहला शब्द क्या होगा, संख्यावाचक, यानी गिनती आएगी इसमें, और दूसरा पद प्रधान होगा। प्रधान तो क्या होगा, दूसरा पद, लेकिन पहला शब्द क्या होगा, वो होगा संख्यावाचक, यानी संख्या आएगी, आनी ही जरूरी। इसमें देख लेते हैं कि समस्त पद है नवरत्न, तो विग्रह होगा नौ रत्नों का समूह है। सप्ताह है, भाव अहनों का समूह है, अहतों का समूह भी कह सकते हो। त्रिमूर्ति, तीन मूर्तियों का समूह है, यानी समूहवाची शब्द इसमें होगा। नवरत्न, नौ रत्नों का समूह है। शताब्दी, 100 यानी शत अब्दों का, वर्षों का समूह। त्रिभुज, तीन भुजाओं का समूह। पंचरात्र, 5 रात्रियों का समूह या समाहार। अपवाद देखिए, पक्ष द्वय, 2 पक्षों का समूह। इसमें जो है संख्यावाची शब्द बाद में आ रहा है, जबकि हमने बात की कि पहले आता है, तो ये अपवाद है। लेखक द्वय यानी 2 लेखकों का समूह है। संकलन त्रय यानी 3 संकलनों का समूह है। तो ये क्या है, संख्यावाचक शब्दांश आ रहे हैं, पहले भी आते हैं और कुछ अपवादों में बाद में आते हैं। तो यहाँ दोनों ही जगह क्या होगा, द्विगु समास। उसके बाद बात करते हैं अपने 5वें समास की। इसका अर्थ होता है द्वंद्व समास, यानी 5वां समास हमारा है द्वंद्व समास। इस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं, यानी दोनों का अर्थ मुख्य होता है। इनके बीच, दोनों के बीच क्या होता है, योजक चिन्ह लगाया हुआ होगा, हमें मिलेगा। विग्रह करने पर या तो और लगेगा, या लगेगा, अथवा लगेगा, एवं भी लगा सकते हैं। इनमें से कोई एक आ जाएगा। जैसे रात दिन, तो विग्रह करने पर हो जाएगा रात और दिन। सीता राम, सीता और राम। दाल रोटी, दाल और रोटी। माता पिता, माता और पिता। आयात निर्यात, आयात और निर्यात। हानि लाभ, हानि या लाभ। आना जाना, आना और जाना। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हमें समास मिलेगा छठा, बहुव्रीहि समास। इसके बारे में हमने बात की थी कि ना तो प्रधान होगा पहला पद यानी पूर्व पद, और न ही प्रधान होगा उत्तर पद। तो प्रधान क्या होगा, इसमें कोई तीसरा अर्थ ही इसका प्रधान अर्थ होगा। दोनों पद क्या हो जाएंगे, गुण। अन्य पद प्रधान होगा, उसके शाब्दिक अर्थ को छोड़कर, यानी जो शब्द है उसका अर्थ तो हम छोड़ देंगे, और एक नया अर्थ निकलेगा जो बहुव्रीहि समास कहलाएगा। जैसे लंबोदर, जिसका अर्थ है लंबा है उदर यानी पेट जिसका। तो ये अर्थ न लेकर हम क्या लेंगे, ये जिस व्यक्ति का नाम है उसे हम लेंगे, उसके बारे में अर्थ ग्रहण करें। तो दोनों पद का अर्थ प्रधान न होकर अन्य अर्थ, यानी गणेश, गणेश जी को लंबोदर कहा जाता है, तो गणेश अर्थ लेंगे, यहाँ पर प्रधान हो जाएगा। तो समस्त पद है आगे उदाहरणों के रूप में है घनश्याम, घन जैसा श्याम। अब ये किसी व्यक्ति के लिए कहा गया है, वो है व्यक्ति कृष्ण। नीलकंठ, नीला है कंठ यानी शिव। दशानन यानी 10 है, आनन यानी सिर, तो रावण के लिए है। गजानन, गज के समान, आनन यानी सिर, यह चेहरा, गणेश जी हैं। त्रिलोचन, 3 है लोचन, तो 3 आंखें किसकी हैं, शिव की हैं। हंस वाहिनी, हंस है जिसका वाहन, सरस्वती। महावीर, महान है जो वीर अर्थात हनुमान। दिगंबर, दिशा ही है जिसका अंबर, यानी शिव।
चतुर्भुज, चार भुजाएं यानी विष्णु जी। प्राय ये देखा जाता है कि कुछ विशेषताएं कुछ समासों में होती है, फिर भी उनमें कोई ना कोई अंतर मूल रूप से होता है। तो देखते हैं कुछ शब्दों में दो अलग अलग समासों की विशेषताएं दिखाई भी पड़ती है। तो कर्मधारय और बहुव्रीहि में क्या अंतर है? कर्मधारय में देखा था हमने, उपमेय और उपमान आया था और विशेषण विशेष्य आए थे। तो कर्मधारय और बहुव्रीहि में अंतर क्या है? कर्मधारय में दोनों पद में क्या होता है संबंध? विशेषण और विशेष्य का, यानी एक विशेषता बताएगा और दूसरे के बारे में बताएगा। और उपमान और उपमेय का, यानी एक तो तुलना होती है और दूसरा शब्द क्या होगा? जिसकी तुलना की जाए, और दूसरा और एक शब्द होगा जिससे तुलना की जाए। ये संबंध कर्मधारय समास में बनते हैं, लेकिन बहुव्रीहि समास में इस तरह के संबंध पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य नहीं पाया जाता। तो दोनों ही अर्थ प्रधान न होकर तीसरा अर्थ इसमें प्रधान होता है, इसीलिए बहुव्रीहि कर्मधारय से अलग है। ये एक जैसे प्रतीत होते हैं लेकिन एक जैसे होते नहीं है। जैसे कि मृग नयन, मृग के समान नयन, यहाँ कर्मधारय है, समानता बताई गई है। लेकिन नीलकंठ, जिसका कंठ नीला है, तो उसका अर्थ लिया जाएगा शिव से। नीलकंठ एक ही व्यक्ति है, वो है शिव। अब बात करते हैं बहुव्रीहि और द्विगु समास में अंतर, कि बहुव्रीहि के अंदर तो तीसरा अर्थ लिया जाता है, लेकिन द्विगु समास में क्या होता है कि पहला या दूसरा शब्द क्या होगा? संख्यावाचक होता है और समस्त पद जो है समूह का बोध कराता है। अब बहुव्रीहि समास में भी पहला पद संख्यावाचक हो सकता है, क्योंकि ये कोई और ही अर्थ लगाएगा तो यहाँ संख्यावाचक भी आ सकता है। तो समस्त पद से समूह का बोध नहीं होगा, कोई अन्य यानी तीसरा अर्थ निकलेगा। जैसे उदाहरण दिया है, द्विगु समास के अंतर्गत आता है चौराहा, यानी चार राहों का समूह। यहाँ समूह का अर्थ पकड़ रहा है चौराहा। और एक शब्द है चतुर्भुज, यानी जिसके चार भुजाएं हैं, तो यहाँ व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है। और चौराहा शब्द में ये बताया गया कि ये जो जगह है, ये जो शब्द है, ये चार राहों का समूह बता रहा है। तो जहाँ समाहार समूह बताया जाए वहां द्विगु समास होगा, भले ही संख्यावाची हो, और जहाँ भले ही संख्यावाची हो लेकिन अर्थ कोई अन्य व्यक्ति के रूप में आए या अन्य अर्थ आए, वहां बहुव्रीहि समास होगा। अब बात आती है कि संधि और समास में क्या अंतर है। तो संधि में क्या होता है? दो वर्णों या ध्वनियों का मेल होता है और पहले शब्द की अंतिम ध्वनि दूसरे शब्द की आरंभिक ध्वनि में विकार उत्पन्न आता है। जैसे लंबोदर में लंबा शब्द की अंतिम ध्वनि आ है और उदर शब्द की प्रथम ध्वनि ऊ है, तो आ और ऊ के मेल से ध्वनि में परिवर्तन हो जाता है, ओ बन जाता है। इस प्रकार संधि में तो वर्णों या ध्वनियों का मेल हो जाता है, मिल जाता है, किंतु समास में क्या होता है कि जो कारक चिन्ह होते हैं उनका लोप हो जाता है। अर्थात लंबा है उदर जिसका, ये शब्द समूह है, किसमें बनेगा? ये समस्त समूह बनेगा समास। समास में मूलतः शब्दों का योग होता है, जिसका उद्देश्य पद में संक्षिप्तता यानी पूरे पद को छोटा करना इसका मूल उद्देश्य होता है। तो दोस्तों, आज के लिए समास पूरा टॉपिक हमने पढ़ लिया है। 6 समास के भेद हमने पूरी तरह से पढ़ लिए हैं। तत्पुरुष समास के सभी कारकों के अनुसार हमने भेद पढ़ लिए हैं। यदि आपको ऐसा लगे कि कुछ ऐसा समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को दोबारा पुनः देख लीजिएगा, और मैं इससे संबंधित मेगा क्विज टेस्ट सीरीज भी लेकर आऊंगा, जिससे आपकी तैयारी को और धार मिलेगी। अगली कक्षा आने तक जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।